गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का 2 लेक्चर कंप्लीट किया है, छोटा छोटा है, ठीक है। ये तीसरा पार्ट होगा हमारा और इसको समझने के लिए आपको पिछले दोनों वीडियो को देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें 0% भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो अगर किसी ने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन दोनों को देख लो, ज़्यादा लंबा नहीं है, आधे घंटे का है, 30-30 मिनट का वीडियो है, उस दोनों को देख लीजिए। उसके बाद आप इसको देखिए, पूर्ण गारंटी है, पूर्ण भरोसा रखिए कि आपको ये भी वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को फैक्टर से, ठीक ना। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में, पहले वीडियो में देखा था वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड वीडियो में देखा था माइनर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, और आज थर्ड वीडियो हमारा होगा, थर्ड लेक्चर नंबर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे को फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, ठीक है। तो जिन्होंने माइनर को अगर अच्छे से समझा है, जिन्होंने पिछले सेकेंड नंबर वीडियो को देखा है, माइनर निकालना जिनको आता है, उनके लिए को फैक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माइनर जैसे निकाला जाता है उसी तरह से को फैक्टर भी निकाला जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है माइनर और को फैक्टर में। तरीका वही है निकालने का। जैसे माइनर निकालने के लिए कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 3/3 का, जिस एलिमेंट्स का माइनर हम लोग निकालते थे उस एलिमेंट के रो के और कॉलम को छोड़ देते थे, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमाइन कैलकुलेट करते थे, तो जो वैल्यू आता था वो हमारा माइनर कहलाता था। सेम तरीके से को फैक्टर भी निकालने के लिए उसी तरीके से हम लोग जाएंगे, ठीक ना, कि जिस एलिमेंट का अगर हमको को फैक्टर निकालना है उसके रो को और कॉलम को छोड़ देंगे और जो बचेगा उस रिमेनिंग एलिमेंट का हम लोग डिटरमाइन फाइंड करेंगे। तो फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो फिर माइनर और को फैक्टर में अंतर क्या रह गया, वो भी वैसे ही निकलता है, वो भी ऐसे ही निकलता है। तो देख लीजिए, माइनर और को फैक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब न्यूमेरिकली जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए कि माइनर का वैल्यू अगर +5 है तो को फैक्टर +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, लेकिन 5 ही रहेगा वो। अगर माइनर -5 है तो को फैक्टर +5 या -5 दोनों हो सकता है, ठीक है। माइनर के बराबर भी आ सकता है, उसका साइन चेंज भी रह सकता है। तो माइनर जिसको कैलकुलेट करने आता है, को फैक्टर सेम तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बस डिफरेंस आएगा तो साइन का, कि अगर माइनर हमारा 25 आ रहा है तो को फैक्टर +25 भी हो सकता है और -25 भी हो सकता है। तो +25 नहीं तो -25, यही 2 वैल्यू हो सकता है, इसके अलावा और दूसरा हो भी नहीं सकता है, ठीक है। तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि +25 होगा कि -25, तो वो डिसाइड होता है कि को फैक्टर हम लोग किस एलिमेंट का फाइंड कर रहे हैं। एलिमेंट के पोजीशन जो कल आपको बताए थे, A11, A12, A13, A21, A22, वो जो पोजीशन 1, 2, 21, 22 वो सब जो है ना, उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव देगा वैल्यू की नेगेटिव देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है को फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। टॉपिक क्या है हमारा, लेक्चर नंबर 3 है डिटर्मिनेंट्स का, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का को फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, को फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। क्लियर है, को फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। इसके बारे में भी पहले वो जानते हैं कि इसको सूचित कैसे किया जाता है, इंडिकेट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। आपको पता है एलिमेंट्स के लिए स्मॉल aij, माइनर के लिए कैपिटल Mij, को फैक्टर के लिए 2 नोटेशन दिया जाता है, एक Cij, ठीक है, जनरली Cij लिखा जाता है, ठीक है, और कहीं कहीं कैपिटल Aij से भी इसको लिखा जाता है। यानी पहला पॉइंट हमारा यही होगा, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Cij और कैपिटल Aij। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि को फैक्टर को हम लोग Cij से डिनोट करते हैं, नहीं तो कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर कैपिटल Aij लिखा रहेगा तो वहाँ पर क्लियरली कह देगा कि कैपिटल Aij इंडिकेट्स द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और Cij नहीं लिखा, Cij अगर लिखा रहेगा तो ना भी लिख सकता है, C का मतलब को फैक्टर मान करके चलना, ठीक है।
तो को फैक्टर को हम लोग CIJ नहीं तो कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। अब ये फाइंड कैसे किया जाता है, तो फाइंड उसी तरीके से किया जाता है जैसे माइनर किया जाता है, इसलिए इसका डेफिनेशन लिखना मैं उचित नहीं समझता हूँ कि हाउ टू फाइंड द को फैक्टर। जैसे माइनर निकलता है वैसे को फैक्टर, बस इसका फार्मूला आप समझ लीजिए कि CIJ बराबर क्या होगा। CIJ बराबर, आप एक बात तो क्लियर समझ पा रहे हो कि जो को फैक्टर होगा वही माइनर होगा, जो को फैक्टर होगा वही माइनर होगा, यानी CIJ और MIJ दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। बस मैंने कहा कि डिफरेंस अगर आएगा तो वो आएगा साइन का, या तो प्लस साइन आएगा नहीं तो माइनस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा या माइनस साइन, तो वो डिसाइड होता है इस I और J के पोजीशन से। तो इसलिए इसमें एक इंक्लूड होता है -1 का पावर I प्लस J, यानी को फैक्टर निकालने का ये फार्मूला हो गया कि -1 के पावर I प्लस J I इंटू MIJ। जो माइनर निकलेगा उस माइनर में बस -1 के पावर I प्लस J से गुना हो जाएगा। अब एक बात आप समझ लीजिए, यहीं से आपको समझ में आ रहा हो, -1 का पावर I प्लस J, ये समझना बहुत जरूरी है। -1 का पावर I प्लस J, -1 का अगर आप कुछ भी पावर करके देख लो, जो मर्जी आए वो कर लो, ठीक ना, कोई नेचुरल नंबर या कोई होल नंबर, क्योंकि I और J में से तो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, कोई ऐसा थोड़ी ना कि I के जगह पर -5 और J के जगह पर -2, ये तो आ ही नहीं सकता। जब भी आएगा तो I J के जगह पर कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा। तो अगर आप -1 का कोई भी नेचुरल पावर कीजिए, नेचुरल पावर कहने का मतलब 1 रख सकते, 2 रख सकते, 3 रख सकते, 4 रख सकते, 5, 6, 7, कोई भी पावर रख सकते, 10 भी रख सकते। तो -1 का पावर आप चाहे कुछ भी रख लो, वो वैल्यू या तो +1 देगा या -1 देगा, इसके अलावा और कुछ दे ही नहीं सकता है। -1 का अगर इवन पावर होगा, यानी पावर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, तो +1 वैल्यू देगा। और अगर -1 का ऑड पावर होगा, यानी 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा। यानी आप समझ लीजिए पोजीशन अगर, यानी इस दोनों को I और J को अगर जोड़ने पर, I और J को जोड़ने पर अगर कोई सम संख्या आता है, मतलब इवन नंबर आता है, तो जो माइनर वैल्यू होगा वही कोफैक्टर का होगा। एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा, अभी इसको समझा रहा हूं। अगर इस दोनों को जोड़ने पर ऑड संख्या आएगा, यानी विषम संख्या, तो ये जो माइनर वैल्यू आपका निकला रहेगा उसका निगेटिव हो जाएगा कोफैक्टर में, ठीक है। माइनर जो भी आ रहेगा उसका निगेटिव हो जाएगा, यानी अगर माइनर आपका 10 निकला है तो कोफैक्टर -10 हो जाएगा। अगर माइनर आपका -5 है तो कोफैक्टर आपका +5 हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल आपको बता रहे हैं, हमने कहा छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, पहले 2/2 का लेंगे फिर 3/3 का लेंगे। एग्जांपल जैसे कि हम आपको कह रहे हैं, इफ डेल्टा बराबर 3, 2, 5, 6, देन फाइंड C11, ठीक है, C11। तो C11 इसका फाइंड करना है, यानी इसमें को फैक्टर निकालेंगे वही तरीका से, ठीक है। C11 मतलब पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे। अब देखिए C11 जब ये आया, C11 आप इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सवाल बनाने के लिए दिखाने का जरूरत नहीं है। आप C11 का मतलब समझोगे, इस पर ले करके जाओगे तो आपका मतलब हुआ C11 का मतलब क्या हुआ, -1 का पावर 1 + 1, क्योंकि I के जगह पर भी 1 है, J के जगह पर भी 1 है, तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखे -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए इसका मतलब -1 का पावर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब माइनर जैसे कल निकाले थे वही है माइनर ये, ठीक ना। तो माइनर का मतलब 1 का छोड़ दोगे, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, पहला रो पहला कॉलम छोड़िए, तो वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आपका आ गया 6। अब -1 का अगर पावर 2 करेंगे, इवन पावर होगा तो वैल्यू हो जाएगा +1, इंटू में कितना हो गया, 6 हो गया, यानी टोटल वैल्यू आपका आ गया 6। तो अब देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनर भी रख सकते थे, इसका वैल्यू आप या तो +1 आओगे या -1 आएगा, तो इतना ये लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल बनाने के लिए -1 का पावर इतना दिखाने का जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या समझो कि इस दोनों को जोड़ने पर अगर सम संख्या आए तो आप प्लस लेकर के चलिए, और अगर विषम संख्या आए तो माइनस लेकर के चलिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जरा सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें चारों का चारों माइनर आपको कोफैक्टर आपको निकाल करके दिखा रहा हूं। हमने कहा क्वेश्चन, इफ डेल्टा बराबर 2, 3, 4, 5, find cofactor of all elements, find cofactor of
ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। इफ डेल्टा बराबर 1 2 3 4 फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब इसमें क्या कोफैक्टर निकलेगा, 4 गो निकलेगा। क्या गो निकलेगा, 4 गो। जैसे 4 गो एलिमेंट है तो 4 गो कोफैक्टर निकलेगा। कल हम माइनर दिखाए थे इसका। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, 4 गो कोफैक्टर निकलेगा। पहला निकलेगा C11, क्लियर है। दूसरा निकलेगा C12, तीसरा निकलेगा C21 और तीसरा चौथा निकलेगा C22। ये 4 मैंने पहले लिख लिया, ठीक। अब देखिए जैसे माइनर निकलता है वैसे कोफैक्टर, बस ले करके चलना, या तो प्लस साइन नहीं तो माइनस साइन। हमने क्या कहा, यहां पर जो दोनों लिखा हुआ है 1 1, इस दोनों को जोड़िए। अगर सम संख्या आता है तो प्लस लेकर के चलेंगे, और अगर इस दोनों को जोड़ने पर विषम संख्या आता है तो माइनस लेकर के चलेंगे। 1 1 कितना हुआ, 2, जो कि एक सम संख्या है, तो इसलिए वैल्यू चाहे जो भी है उसके आगे को प्लस हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 तो मतलब विषम संख्या यानी माइनस लेकर के चलेंगे। 2 1 3 तो ये को माइनस लेकर के चलेंगे। 2 2 4 जो कि सम संख्या, तो यहाँ पर प्लस लेकर के चलेंगे। क्लियर हो पा रहा है। चलिए अब देखिए, ये तो हम साइन लिए, अब माइनर जैसे निकाला तो उसी तरीके से कोफैक्टर निकलेगा। बस ये साइन का ही लफड़ा था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कोफैक्टर में, ठीक ना। इस साइन का ही लफड़ा है। अब देख लीजिए C11 का मतलब पहला रो छोड़ दीजिए, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। C12 है मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, पहला रो और दूसरा कॉलम 4 आ गया, तो ये आपका 4 हो गया। अब C21 है तो दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है, तो 3 यानी आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा। C22 है मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ेगा, तो कितना आ गया, 2 हो गया आंसर। ये आपका 4 गो कोफैक्टर निकल गया। हम 9 गो कोफैक्टर भी निकाल करके आपको दिखाने वाले हैं 3/3 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोफैक्टर समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, आगे का हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हमने अभी 2/2 का एक सारे एलिमेंट्स का देखा है, 2/2 डिटर्मिनेंट्स का। अब एक 3/3 डिटर्मिनेंट्स का, एक सारे डिटर्मिनेंट्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर एक एक करके निकाल करके देख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका प्लस माइनस का जो लफड़ा आपके दिमाग में चल रहा होगा थोड़ा बहुत, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले पा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेते 3/3 का, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन, इफ डेल्टा बराबर, नॉर्मल कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई वैल्यू ही है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 -1 0 3, आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं समझिए कि ये नंबर हम अपनी मर्जी से जो मर्जी आया सो लिख दिया। आप भी कुछ भी नंबर लेकर के निकाल सकते हो कोफैक्टर। ये क्वेश्चन है कि डेल्टा बराबर आपको इतना दिया हुआ है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। क्लियर है, क्वेश्चन सबका क्लियर है। क्वेश्चन हमने कहा कि आपको 3/3 का एक डिटर्मिनेंट हमने दिया है, इसमें सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर हमको फाइंड करना है। जिस स्टूडेंट को माइनर निकालने आता है उसी से कोफैक्टर निकलेगा, जिसको माइनर निकालने नहीं आता उससे कोफैक्टर नहीं निकलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो माइनर जिन्होंने भी, जो भी वीडियो को पहली बार देखेंगे उनके लिए मेरा एक सलाह है कि सबसे पहले सेकेंड नंबर लेक्चर जाकर के देखें माइनर, उसके बाद आपको कोफैक्टर समझ में आएगा। अदरवाइज आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला कि कोफैक्टर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, अब कोफैक्टर हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट्स का देखते हैं। यहाँ पर हमको निकलेगा इसमें 9 गो कोफैक्टर, क्योंकि एलिमेंट्स टोटल 9 गो है, तो कोफैक्टर भी कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर होगा तो उसको C11 लिखेंगे। सॉल्यूशन देख लीजिए जरा सा, ठीक है। ये पहला एलिमेंट्स है, पहला रो और पहला कॉलम का, इसलिए इसमें जो निकलेगा वो क्या आपका निकलेगा, C11 निकलेगा। क्लियर हो पा रहा है। चलिए, तो C11 के लिए एक एक करके निकाल देना हूँ। C11 तो 1 1 क्या हो गया, जोड़ने पर इस दोनों को जोड़ना रहता है। 1 1 कितना हुआ, 2, जो कि एक सम संख्या है, तो इसलिए इसके आगे चिन्ह क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे और निकालेंगे वैसे जैसे माइनर निकालते हैं। डिटर्मिनेंट, पहला रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे। टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन बोरिंग टॉपिक नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप एक बार में सीख जाओगे अगर ईमानदारी से अच्छे से देखोगे तो। पहला रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे, बचेगा 6 0 7 3। कैलकुलेट कर लो भाई, ये आपका हो जाएगा 6 × 3 = 18 और -0 × 7 0 बराबर वैल्यू कितना हो गया, 18। चूंकि प्लस था तो प्लस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके आगे प्लस अगर लेंगे भी तो प्लस से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा निकलेगा हमारा
C12, ठीक है। अब देखिए 1 2 1 2 1 और 2 कितना हो गया 3, जो कि एक नेगेटिव संख्या देगा। 2 1 3 विषम संख्या है ना, तो इसका वैल्यू क्या पर आएगा, नेगेटिव लेकर के चलेंगे। अभी बोले याद रखिएगा, सम के लिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम लिख दे रहे हैं, सम के लिए आप क्या लेकर के चलिएगा, ध्यान दीजिए इधर बता दे रहा हूँ, बाद में फिर हम मिटा देंगे। सम जब भी आएगा जोड़ने पर तो प्लस साइन लेकर के चलेंगे, और विषम जब भी आएगा तो कौन साइन लेकर के चलेंगे, माइनस साइन लेकर के चलेंगे, ठीक है। यही ऐसा, ये मत समझिए कि हम ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला से हमने बताया कि -1 का पावर i प्लस j होता है। अब -1 का अगर सम पावर करेंगे तो +1 आएगा, और -1 का अगर विषम पावर करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सम संख्या जब भी जोड़ने पर, एक तरीका हम लोगों ने निकाल लिया है कि अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या को जोड़ने पर अगर सम संख्या आता है तो प्लस साइन लेकर के चलेंगे, और विषम आएगा तो माइनस, ठीक ना। प्लस माइनस नहीं, आप ये समझ लो सही में तो हम लेकर के चलते +1 और -1, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 1 से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको प्लस और माइनस समझते हैं। तो C12 ध्यान दीजिए, C12 1 1 कितना 1 2 होकर के कितना हो गया 3, जो कि विषम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और डिटर्मिनेंट्स क्या निकालेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच गया, ये आपका बच गया 5 -1 7 और ये 3 बच गया, ठीक है। बराबर कैलकुलेट कीजिए, इसमें तो माइनस लेकर के चलना होगा क्योंकि माइनस से गुना करने पर फर्क पड़ता है, तो माइनस लेकर के चलिएगा तो क्या आ गया, गुना कीजिए 5 तिया 15 और 7 इकाई 7 -7, अब बीच में माइनस एक आता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, बराबर आपका हो गया -15 7 22, हो गया C12 का वैल्यू। उसी तरीके से अगला निकलेगा आपका आगे C13, आप देख लो भाई 1 और 3 जोड़ने पर कितना होगा 4, 1 और 3 जोड़ने पर 4, तो इसलिए क्या साइन लेकर के चलेगा, प्लस साइन लेकर के चलेगा। छोड़ना है पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है, तो बचेगा कितना 5 -1 6 और 0, बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका हो गया 0, माइनस 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 ऑफ -6, तो बराबर हो गया +6। क्लियर हो पा रहा है, 3 मैंने निकाल दिया, आप खुद से भी निकाल सकते हो, मैं फिर भी निकाल दे रहा हूँ आगे 3 को, 6 को और जो बाकी रह गया। C21 निकलेगा, C21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम का 2 1 3 तो -3, बहुत आसान है भाई। अब इसके बाद आप लोग हीरो हो जाओगे इसमें, 2 1 2 1 3 जो कि माइनस साइन देगा। अब डिटरमिनेंट, तो दूसरा रो छोड़िए और पहला कॉलम छोड़िए, दूसरा रो और पहला कॉलम, क्या बच गया भाई 3 0 4 3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन लेकर के चलेगा, 3 तिया 9 और -0, तो बराबर आंसर 9 में से 0 आएगा तो 9 -9, बहुत आसान है C21। इसके बाद अभी 5 को और बाकी है निकालना, ठीक है। C21 आगे है C22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, C22, अब 2 2 4 तो प्लस लेकर के चलेंगे, प्लस साइन लेकर के चलेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2 बचेगा, -1 बचेगा, 4 बचेगा और ये 3 बचेगा, बराबर आपका हो गया 3 दूना 6 और माइनस ऑफ -4, बराबर 6 और +4 बराबर वैल्यू आपका हो गया 10। आगे C22 के बाद C23 मतलब 2 3 5 तो माइनस, 2 3 5 तो क्या होगा माइनस, और ये माइनस के साथ यहाँ पर क्या लेंगे, दूसरा रो छोड़ेंगे तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, क्या बचेगा भाई 2 -1 और 3 और ये 0, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 2 3 -1 0, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, माइनस साइन बाहर रखिए, 2 में 0 से गुना होने पर 0, और ये आपका हो जाएगा -3, ठीक है, बराबर माइनस, ये आपका हो जाएगा बीच माइनस +3, तो यहाँ पर +-3 हो गया। C23 के बाद C31, 3 और है, C31 का मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है, 3 1 4 तो प्लस हो जाएगा, तीसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, मतलब बच गया 3 6 4 7, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 3 21 और -6 चौक 24, 21 में से 24 जाएगा तो कितना होगा -3, ठीक है। 2 और बच गया, वो 2 भी निकाल दे रहा हूँ मैं। C31, उसके बाद C32
2, 3 1 के बाद 3 2, 3 2 5, 3 2 5 आया जो कि नेगेटिव है, 3 2 5 सॉरी विषम है, तो इसके लिए क्या आएगा नेगेटिव। तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे भाई, तो बचेगा 2 5 4 7, 2 5 4 7 बराबर आपका हो गया -7 दूना 14 और -4 पंचे 20 बराबर -14 में से 20 जाएगा तो -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया +6। ठीक है, आगे लास्ट एक C33 बराबर 3 का मतलब 3 3 6, तो ये आपका क्या लेगा प्लस साइन लेगा। तीसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, 2 5 3 6 क्या आएगा 2 5 3 6 मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 दूना 12 अब -5 दिया 15 बराबर 12 में से 15 जाए तो कितना -3। ये आपका 6 9 का 9 को फैक्टर निकल गया। एक क्वेश्चन इतना लंबा जाता है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर पूछता भी है कभी बोर्ड एग्जाम में तो 5 मार्क्स में आया, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 2/2 का पूछता है तो वो 2 मार्क्स में आपका पूछेगा। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। को फैक्टर आप 9 एलिमेंट्स का आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे हम लोग फिर आप देखते हैं। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में अभी तक जो कवर किया है वो पहला टॉपिक हमारा वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट्स, दूसरा माइनर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स, तीसरा को फैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स। और आपको एक सीक्वेंस में मिल रहा होगा वीडियो और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमने 2/2 का वैल्यू क्यों पढ़ा था। अगर हम 2/2 का वैल्यू नहीं पढ़ते तो माइनर और को फैक्टर बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आपको 3/3 का माइनर निकालने आना चाहिए तो आपको 2/2 का वैल्यू कम से कम आना चाहिए। ठीक है, आप ये भी अब सोच सकते हो, आपका सवाल उठा सकते हो आप कि सर 2/2 के माइनर आप निकालना सिखा दिए, को फैक्टर सिखा दिए, बहुत अच्छी बात है। 3/3 का माइनर और को फैक्टर आपने निकालना सिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। 4/4 का माइनर को फैक्टर नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लो कि आपको 4/4 डिटर्मिनेंट्स के प्रत्येक एलिमेंट्स को फैक्टर और माइनर जानने के लिए 3/3 का वैल्यू निकालने आना चाहिए। क्लियर है? 3/3 का वैल्यू निकालने आना चाहिए। जैसे कि 3/3 के लिए हमको 2/2 का जरूरत पड़ता है ना, 2/2 के वैल्यू का। सेम उसी तरीके से अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट लेकर के उसे किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर या को फैक्टर पूछा जाएगा तो उसमें 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा और उसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको अब 4/4 का माइनर को फैक्टर जानने की इच्छा है तो उसके लिए आपको पहले 3/3 का वैल्यू निकालना सीखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2/2 का वैल्यू निकालना सीखा था, उसी तरीके से अभी हम लोग 3/3 का वैल्यू निकालना सीखेंगे। पहले मैं ये सिखाऊंगा जैसे तरीका 2/2 का बताया था कि 2/2, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 4/4 का हमको माइनर और को फैक्टर निकालना है उसके किसी भी एलिमेंट्स का, तो उसके लिए हमको 3/3 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो हमको सीखना है कि वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट्स की 3/3 का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले मैंने आपको 2/2 का सिखाया था, तरीका बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और घटा देना है, वही हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। लेकिन 3/3 में ऐसा कुछ कहानी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और घटा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बीचे का एलिमेंट्स का होगा, बाकी का 4 एलिमेंट्स का कहाँ जाएगा। ठीक है, तो सीखते हैं कि 3/3 का पहले तरीका सीखते हैं। और मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपको ये पूरा का पूरा समझाऊंगा कि वैसा ही हम लोग क्यों करते हैं, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बीच में घटाते ही क्यों हैं, वो सारा का सारा पॉइंट आज क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक ना, चलिए तो पहले 3/3 का तरीका सीख लेते हैं, उसका भी वैल्यू निकालने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद आपको रियल कंसेप्ट दूंगा, समझाऊंगा कि आखिर वैसा ही 2/2 का और 3/3 का वैल्यू क्यों निकाला जाता है। ठीक है, वो तरीका बताऊंगा। पहले समझते हैं, आज हमारा का टॉपिक है 3/3 का वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट्स। वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट्स। राइट, वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट्स। आपको 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट्स दिया जाएगा जिसमें 3 रो और 3 कॉलम रहेगा और उसका वैल्यू आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वैल्यू निकालना बहुत आसान है भाई। ठीक है, बहुत आसान है। आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालोगे तो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू तोड़ोगे। ठीक है, उसका वैल्यू फाइंड करोगे। मतलब रूल्स है
कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है, किसी रो को, किसी भी रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर समेशन किया जाता है यानी ऐड किया जाता है तो वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाता है। मेरी बातों को सुनिए गौर से कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो को या किसी कॉलम को, मैं या बोल रहा हूं मतलब या तो पूरा का पूरा एक रो ले लीजिए या पूरा का पूरा एक कॉलम ले लीजिए, ठीक है, और जिस एलिमेंट्स को आप ले रहे हैं उसी के कोफैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया जाता है तो वो देता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये थ्योरी है, क्लियर हो पा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, लिख दे रहा हूं पहले, द सम ऑफ, समेशन जो मैंने बोला उसी को सम आप कह सकते हैं, समेशन का मतलब ये होता है योग, ठीक ना। द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम with product of its corresponding cofactor is give the value of डिटर्मिनेंट्स। बहुत बड़ी बात है, ये पूरे डिटर्मिनेंट्स का जान है, यहाँ से समझ लीजिए आप। एक प्रकार से समझ लो कि ये जो मैंने लाइन लिखा है इसको समझ लीजिएगा आप अच्छे से, तो आप डिटर्मिनेंट्स का जान ही निकाल दिए, ठीक ना। 50% जान तो यहीं पर निकल जाता है। 3/3 का वैल्यू अगर आपको निकालने आ गया तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास डेल्टा कोई दिया हुआ है, डेल्टा बराबर मतलब कोई एक डिटर्मिनेंट्स में ले रहा हूँ A11, ये तो समझ पा रहे हो, A11 करने का मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स है पहला रो और पहला कॉलम है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 रो और 3 कॉलम का एक डिटर्मिनेंट्स हमने लिया। अगर इसका वैल्यू आपसे पूछे तो वैल्यू इसका क्या क्या हो सकता है सो आपको बता दे रहा हूं, उसमें से कोई भी एक ले सकते हो आप। एक बात पहले समझ लो, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, हमने कहा किसी एक रो या किसी एक कॉलम के थ्रू आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक ना, वो आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। यानी इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बराबर क्या क्या होगा, मैं छऊ का छऊ चीज आपके सामने नोट कर दे रहा हूं, आप क्लियर हो जाना। वैल्यू बराबर क्या क्या होगा देख लीजिए जरा से। वैल्यू बराबर इसका पहला, हमने कहा कि हम मान लेते हैं पहला रो ले रहे हैं और इसी का कॉलम मतलब इसी का कोफैक्टर लेंगे, A11 के साथ C11 कर लेंगे, A12 के साथ C12 और A13 के साथ C13, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यानी वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, A11 को आप गुना कर लीजिए C11 के साथ प्लस A12 को गुना कर लीजिए C12 के साथ और A13 को गुना कर लीजिए C13 के साथ। ये हो गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जो एलिमेंट्स रहेगा उस एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ गुना कर लो और सबको सम कर दो, वो आपका हो गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपैंडिंग एलोंग किसके एलोंग तोड़े हैं, तो पहला नंबर रो के एलोंग तोड़े हैं, ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। R1 का मतलब पहला नंबर हो, R2 का मतलब दूसरा नंबर हो, R3 का मतलब तीसरा नंबर हो। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका क्या है C3 है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ठीक है। और ये आपका रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। तो ये देखिए पहला रो के थ्रू तोड़े हैं, पहले रो का एलिमेंट हमने लिए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं एक्सपैंडिंग एलोंग
R1। अगर कभी आप ऐसे तोड़ो तो उसको ऊपर लिख दीजिएगा कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब R1 के अलोंग हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वैल्यू इसका क्या हो सकता है, दूसरा वैल्यू इसका हो सकता है, पहला रो के थ्रू आप तोड़े हैं, आपकी मर्जी, आप दूसरा रो के थ्रू तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आएगा, 1% का दिक्कत नहीं होने वाला, ना प्लस का ना माइनस का, सेम टू सेम वैल्यू देगा। यानी आपकी मर्जी, आप यहाँ से ले लेते हैं A21। ध्यान ये बस रखना है कि जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। A21 तो इसका क्या हो जाएगा C21 प्लस इसका अगला एलिमेंट क्या है A22, तो A22 और प्लस C22 प्लस अगला A23, तो A23 इंटू C23। तो इसको क्या हम लोग कहेंगे, R2 के अलोंग तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग R2। क्लियर है। अगला सब एक ही चीज है, वैल्यू एक ही देगा, आप 6 में से कोई एक चीज अप्लाई कर सकते हो, 3 गो रो 3 गो कॉलम, 6 में से कोई एक तरीका से आप जाओ, आंसर आपको सेम देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। मैं इतना लिखने के बाद आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आप पूरा का पूरा बादशाह हो जाओगे इसके। तीसरा रो के थ्रू अगर तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, तीसरा रो में क्या A31 है, तो यहाँ पर A31 इसके साथ इंटू में C31 प्लस इसके बाद क्या है A32, तो ये आपका आ जाएगा A32 इंटू C32 प्लस A33, तो A33 और इंटू में C33। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, R3 के अलोंग तोड़े, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R3। आपके मन में सवाल होगा सर तीनों रो के थ्रू ले लिए, कॉलम के थ्रू नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते भाई, आप C1 के थ्रू, C2 के थ्रू, C3 के थ्रू, किसी के थ्रू तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कह सकते, मान लीजिए कि हम कॉलम नंबर 1 के थ्रू तोड़ेंगे, कॉलम नंबर ये है C1, तो क्या लिखाएगा A11 इंटू C11, A21 इंटू C21, A31 इंटू C31। बहुत आसान है भाई, A11 इंटू C11 प्लस A21 है, सॉरी 21 है, A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग इसको हम लोग तोड़ लिए हैं। आप C2 और C3 वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा एक ही चीज़ है। आपको मैं दिखा दूंगा अभी निकाल करके, ठीक ना, 6 का 6 मेथड से आप बना सकते हो, लेकिन सही एक मतलब 6 में से कोई एक ही बनाना है, नहीं कि एग्जाम में अगर वैल्यू निकालना है तो 6 का 6 मेथड निकालने लगो, पता चलेगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 घंटा टाइम लगा लिया, ठीक है। अगला आप ये भी लिख सकते हो C2 के अलोंग, फास्ट में लिख दे रहा हूँ, जरा सा समझ गए हो, हमको पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। A12 C12, उसके बाद है A22 C22, उसके बाद क्या है A32 और C32। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, ये क्या कहलाएगा हमारा, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ठीक है। अगला एक लास्ट है हमारा A13 इंटू C13, A23 इंटू C23 और A33 और C33। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, मतलब तीसरा कॉलम के अलोंग तोड़े। इस 6 में से कोई एक ही आप लिखना और आप देखना, एक बार मर्जी है तो रो 1 और C1 के थ्रू तोड़ लीजिएगा, R1 और C1 के थ्रू देख लीजिएगा, आपका वैल्यू सेम आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। क्लियर हो पा रहा है कि किसी भी एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए 3/3 के लिए नहीं भाई, ये 2/2 के लिए भी लागू होगा, मैं आपको अभी क्लियर करके दिखा दूंगा। किसी भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए उसके किसी एक रो को क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं, वो वैल्यू देता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ऑलराइट, क्लियर है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल लेने की बारी हमारी आ गई। इसको इसलिए नहीं मिटाया हूं ताकि आप देख सको, अगर मान लीजिए कि आपको सामने में नहीं पता चल रहा तो आप इसको देखने के लिए रहने दिया हूं, दर्पण है आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन लूंगा, आप जो कहोगे उसी थ्रू तोड़ दूंगा,
मर्जी है तो आप R1 के थ्रू कहो, C1 के थ्रू कहो, R2 के थ्रू कहो, C3 के थ्रू कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद करके देख लेना यार, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी भी के थ्रू तोड़ लेना, वैल्यू वही आएगा तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए सॉरी गाइज, पहले तो कि क्योंकि लाइट चली गई तो आपको थोड़ा बहुत दिखने में दिक्कत हो सकता है, उसके लिए ठीक ना। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कल हम लोग और भी ज़्यादा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल अभी एक छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूं ताकि ये जो पढ़े हम लोग ये हमारा क्लियर हो जाए। विदाउट एग्जांपल कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता है, तो इसलिए मजबूरी है। लाइट चली गई है लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने कहा एक क्वेश्चन लिया कि इफ डेल्टा बराबर इतना देन डेल्टा बराबर व्हाट, दैट मीन्स आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। 3/3 का एक डिटर्मिनेंट से इसका वैल्यू फाइंड करना है। मैं आपको अभी फिलहाल दो तरीके से निकाल करके बता दे रहा हूँ, एक किसी रो के थ्रू और एक किसी कॉलम के थ्रू। ठीक है, चलिए मान लिया कि मैं इसको लिख रहा हूँ, गिवन है आपके पास। ये सवाल जब भी पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, गिवन है आपके पास डेल्टा बराबर 2 3 5 6 0 1 3 4 2। ठीक है, अब हम आपको इसमें आप जो कहिए जिसके अलॉन्ग तोड़ना हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। आप इसको एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2 लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 लिख सकते हैं, या एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 C2 C3, जो मर्जी सो लिख लो, वैल्यू सेम आने वाला है। तो हम इसको लिख ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमने कहा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के लॉन्ग इसको हमको तोड़ना है। ठीक है, तब देखिए आपको भी पता है R1 के लॉन्ग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 वाला सारा एलिमेंट और उसके साथ उसके कोफैक्टर को गुना करना है। तो R1 वाला पहला एलिमेंट 2 3 5 है, तो देखिए 2 और 2 के साथ गुना में क्या आएगा, तो इसका कोफैक्टर। तो आप देखिए पता है ना इसका कोफैक्टर कैसे निकलता है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। 2 का कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो जो इसको छोड़ देंगे और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। तो मतलब 2 into डिटर्मिनेंट्स क्या 0 1 4 2। आप सोच रहे सर जी कोफैक्टर में तो प्लस माइनस का लफड़ा होता है, भाई बिल्कुल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप देख लीजिए कोफैक्टर के लिए अब एक सीधा सा कंसेप्ट लेकर के चलिएगा। पहला वाला ये प्लस आएगा क्योंकि ये 1 1 है, तो इसका कोफैक्टर प्लस में आएगा, इसका कोफैक्टर माइनस में आएगा, इसका कोफैक्टर प्लस में आएगा। 1 1 तो प्लस में, 1 2 तो माइनस में, और ये प्लस में। और कोफैक्टर की सबसे खास बात ये हमेशा अल्टरनेट में आता है। अगर आप लाइन से लिखते हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर प्लस, इसलिए इसमें सेम टू सेम दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए माइनस है ना, माइनस है तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस लेकर के चलेंगे पहले से ही। ठीक है, कहने के लिए तो देखिए प्लस, सब में प्लस है ना बीच में, लेकिन हम यहाँ पर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको हो तो हम प्लस ही लेते हैं, लेकिन कोफैक्टर के लिए हमको निगेटिव दिखाना पड़ेगा। अब 3 है तो 3 ले लिए। ठीक है, और इसका कोफैक्टर जो होगा वो तो निगेटिव में ना आएगा, तो इसलिए इसको घेर लीजिए माइनस के साथ। 3 का कोफैक्टर इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो आपका बच गया 6 3 1 2। आगे लास्ट है 5, तो 5, और इसका कोफैक्टर तो प्लस में आने वाला, इसलिए इसका लफड़ा है नहीं, तो 5 के साथ क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो आपका हो गया 6 3 0 4 बराबर। चलिए देख लीजिए 2 गुने, वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 2 में 0 से गुना हो तो कितना हो जाएगा 0, और 4 में 1 से होगा तो 4 1 4, और ये +3 है। देख लीजिए आप, ये मत समझना कि इसके साथ घटा है, ये इंटू में है, याद रखिए ये इंटू में इसके साथ, ये माइनस साइन इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस ही माइनस से गुना होने पर ये माइनस ही ना हो जाएगा। आप वैल्यू निकालने के क्रम में एक बात याद रखिएगा, अब हमेशा प्लस माइनस प्लस साइन लेते, अल्टरनेट साइन लेते। यही तरीका हम आपको सिखाना चाह रहे थे। क्या कह रहे थे कि जब भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे तो एगो के साथ प्लस, दूसरा के साथ माइनस, फिर प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस लेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस लेंगे नहीं, वो तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि माइनस लेगा कि नहीं लेगा। अब जैसे कि हम अगर R2 के लॉन्ग तोड़ लेंगे, R2 के लॉन्ग, तो ये तो माइनस से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि इसका कोफैक्टर निगेटिव में आने वाला है, माइनस प्लस माइनस, ऐसे होता है। ठीक ना, चिन्ह हमेशा अल्टरनेट लेंगे, साइन जो होगा एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस लेंगे। अब देख लीजिए 2 गुने, इसका वैल्यू निकाल दीजिए -3 है, इसका वैल्यू निकालोगे तो 6 दूनी 12 और -3 इकाई 3, +5 इंटू 6 चौक 24 और गुने 3 गुने 0 0 बराबर 2 में -4 से गुना होगा तो वैल्यू हो जाएगा -8, -3 में गुना होगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 9 तिया 27 -27, और 24 में 5 से गुना होगा तो 24 पंचे प्लस 120 बराबर ये कितना हो गया 27, 8 माइनस माइनस ये आपका हो गया 35, अब प्लस 120 वैल्यू दे देगा आपको 15 बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 85।
ये R1 के लॉन्ग हम लोगों ने तोड़ा है, हमको 85 आया है। आप इसको देख लो, आप C1 के लॉन्ग भी तोड़ोगे तो 85 ही आने वाला है, बिल्कुल नहीं बदलने वाला वैल्यू। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको बिना मिटाए हुए हम आपको दिखा रहे हैं। बस 2 मिनट और दीजिए हमको, हम आपको दिखा दे रहे हैं C1 के लॉन्ग तोड़ करके इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं C1 के लॉन्ग अगर आप तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, इसका कोफैक्टर प्लस में, इसका कोफैक्टर माइनस में, इसका कोफैक्टर प्लस में, ठीक ना। इतना ज़्यादा आपका कोफैक्टर का प्रैक्टिस हो जाए कि आप बनाने के क्रम में वही लोगे ही भाई, ठीक है। और करके इसको देखिए निकाल दे रहे हैं वैल्यू, हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग और करके एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए दू के साथ इसके साथ इंटू में क्या आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा आपका 0 4 1 2। क्लियर है। अब यहाँ पर प्लस लिए तो यहाँ पर तो माइनस आएगा ही पक्का, क्योंकि इसका कोफैक्टर प्लस में, इसका कोफैक्टर कौन सी में, माइनस में आने वाला है, तो माइनस लिए हैं। और ये क्या आपका 6 है, 6 के लिए इसका कोफैक्टर, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो वैल्यू क्या आपका आएगा 3 4 5 2। आगे क्या है 3 है तो +3 लेंगे, +3 लेंगे, ठीक ना। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 3 0 5 1। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा तो चिंता मत कीजिए, 3/3 का हम लोग बहुत एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक ना। इतना छोटा टॉपिक नहीं कि इसको एक लेक्चर में मतलब अभी 5 मिनट में खत्म कर दिया 3/3, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना, हम मेरा पर्पस बस अब ये था, ये दिखाना कि हम इसके थ्रू R1 के लॉन्ग तोड़ेंगे तब, चाहे C1 के लॉन्ग तोड़ेंगे तब हमारा वैल्यू सेम आएगा, बस ये दिखाने के लिए आपको किया हूँ। देखिए तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 और -4, क्लियर हो पा रहा है, -6 और इंटू 3 दूना 6 और -5 चौका 20, +3 और इंटू 3 इकाई 3 और -5 गुने 0 0, बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 2 और गुने -4 तक कितना हो गया -8, -6 और गुने माइनस कितना 20 में से 8 जाएगा, सॉरी 6 में से 8 जाएगा, 6 में से 20 जाएगा तो कितना हो गया -14 और +3 गुने 3 यानी 3 तिया 9, तो बराबर ये आपका हो गया -8, 14 छक्के 14 छक 84 या माइनस +84 और +9। अब देख लो भाई, अब क्या हो गया ये -8, ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 84 या 9 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93 होगा ना, 9 4 13 93। अब 93 में से -8 घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 85। बस मेरा मकसद था अभी का जो ये दिखाना कि अगर R1 के लॉन्ग तोड़े हैं तो ये 85 आया है, C1 के लॉन्ग तोड़े हैं तो ये 85 आया है, आप C2 के लॉन्ग तोड़ लो फिर भी 85 आएगा। आप लोग एक काम करना, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अगर प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हाँ मुझे और भी कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ना चाहिए, तो आप इसको 6 के लॉन्ग तोड़ करके देख लेना, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि क्या करना है। अगर इसके लॉन्ग देना है, बस पहला वाला का कोफैक्टर आप समझ लिए कि प्लस में आएगा कि माइनस में, अगर ये प्लस आएगा तो प्लस माइनस प्लस, अगर ये माइनस आएगा ही माइनस का, कि इसका पोजीशन क्या है दूसरा रो और पहला कॉलम में, तो 2 1 3 हो गया, और विषम संख्या है तो इसलिए इसका कोफैक्टर माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, ठीक है, और इसका प्लस माइनस प्लस। वैसे भी आप याद ही रखने चाहिए, प्लस माइनस प्लस लाइन से होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस पर खत्म होता है यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर ये माइनस पर खत्म होता है ये प्लस माइनस प्लस। अब देख लिए सब अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हम लेकर के चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल कल और भी लेने वाले हैं, उसके बाद आपको अब होमवर्क मिलेगा बुक से कि आप कितना एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। मैं भी आपको बना करके दिखाऊंगा कुछ, जिनको एक्सरसाइज में दिक्कत होगा बनाने में वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर ये हमको दिक्कत हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा पहले, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।